तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। हम फिर से एक नए वीडियो में मिले हैं बात करने के लिए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ है, ट्राई सीरीज़ का जो पार्ट था। इंटरेस्टिंग ट्राई सीरीज़ हो सकती है क्योंकि बस चार मैचेस होंगे इसमें। तो काफ़ी एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इस सीरीज़ में रहेगा और दो मैचेस इसके हो चुके हैं। थोड़े से वन साइडेड लगे हैं दोनों ही मैचेस। तो आज हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो टॉस जीता न्यूजीलैंड ने। मैच हुआ लाहौर में और न्यूजीलैंड ने बॉलिंग पहले ली, बॉलिंग पहले चूज़ की। इस मैच में विलियमसन का जो, तो फाइनली हम जब बात करते हैं तो विलियमसन ने जो मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, जो 6 विकेट से जो जीते हैं, वो विलियमसन की इनिंग्स की वजह से जीते हैं ये लोग। तो काफ़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि पिछले मैच में जो विलियमसन ने किया था, काफ़ी बॉल्स ली उन्होंने, 50-60-65 का कुछ स्ट्राइक रेट उनका रहा था। तो ऐसे में इस मैच में उनका 100 प्लस 120 के आसपास का स्ट्राइक रेट बन रहा है। तो बहुत बड़ा साइन है वो इस टीम के लिए कि अब विलियमसन शायद वो जो रस्टी हैं या फिर बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमेशा बॉडी में रहती है कि एक फ्री फ्लो महसूस नहीं होता शायद बैटर को। तो वो जो एक चीज़ है उसको ओवरकम कर गए हैं और इस मैच में टीम को वन साइड एक जीत दिला के आगे बढ़ाया बढ़ाया उन्होंने। तो अच्छे साइंस है कम से कम न्यूजीलैंड के लिए, आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए, आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो वो एक चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेइंग 11 क्या इस मैच में खिलाई दोनों ही टीम्स ने। तो सबसे पहले जब हम देखें न्यूजीलैंड का, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने विलियन को खिलाया, डेवॉन कॉनवे। रचिन रविंद्रा इंजर्ड हुए तो डेवॉन कॉनवे की जगह बनी इस टीम में, वरना पहले मैच में रचिन रविंद्रा खेले थे। तो केन विलियमसन नंबर 3, डेरिल मिचेल नंबर 4, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, बेन सीयर्स और विलो रोक। ये था 11 न्यूजीलैंड का। सेंटनर ऑब्वियसली बीइंग द कैप्टन। साउथ अफ्रीका के ऊपर अगर हम आते हैं तो साउथ अफ्रीका ने अपने सीनियर्स को रेस्ट करवाया हुआ है, पता नहीं क्यों। उन्हीं को रीज़न बेटर पता होगा। तो मैथ्यू ब्रेट्सकी ने अपना डेब्यू किया आज। टेम्बा बवूमा वो भी ओपन उनके साथ में करते हुए दिखाई दिए। जेसन स्मिथ न्यू फेस हैं एकदम। काइल वेरेना टेस्ट में अच्छा नाम है, ओडीआईज में भी उनके काफ़ी कम मैचेस मिले उनको। वियान मुल्डर रहे हैं, ईथन बॉश रहे हैं, सेन्यूरन मुथुस्वामी, मिलाली पोंगवाना, जूनियर डाला, तबरेज शमसी और लुंगी एनगीडी इस मैच में रहे हैं। ये इनका 11 था। कैप्टन बीइंग टेम्बा बवूमा। व्हेनेवर बवूमा प्लेज ही इज़ द कैप्टन। तो कैप्टन तो खैर अच्छे हैं। तो वो चीज़ है। ये इनका 11 खेला था आज के मैच में। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम देखें साउथ अफ्रीका की जब पहले बैटिंग न्यूजीलैंड ने उनको दी, तो काफ़ी पॉजिटिव साइंस दिखे साउथ अफ्रीका के लिए भी, क्योंकि उनका रिलेटिवली न्यू साइड था, बहुत सारे फ्रेश फेसेस थे। ब्रेट्सकी ने आज डेब्यू किया था, तो ऐसे में ब्रेट्सकी ने आज मारे 150 रन्स, बहुत ही धमाकेदार इनिंग्स उन्होंने खेली और टीम का टोटल है उसको लेके गए वो आज 308 तक। वो अगर रन्स नहीं बनाते तो यू नेवर नो क्या होता इस मैच का रिजल्ट, क्या होता साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच में। तो ब्रेट्सकी ने ओपन किया, बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेल के दिखाई और बताया है कि वो शायद डिजर्व कर रहे थे। अब एक चीज़ ये भी है कि अगर ब्रेट्सकी की आप बात करते हैं, तो जो पहले मैंने उनको जितना टी20 आईज में देखा था, वो ज़्यादा मुझे लगा कि हॉरिजॉन्टल बैटेड शॉट्स खेलते हैं कि अगर उनको आप कट की बॉल देंगे तो वो कट अच्छा मारेंगे, आप पुल की बॉल देंगे आप पुल अच्छा मारेंगे। उनको जितना शॉर्ट ऑफ द विकेट आप बॉल फेंकेंगे उतना वो अच्छा स्ट्राइक करेंगे, या फिर एकदम उनको जो फुल बॉल मिलेगी वो उस पर बहुत ज़ोर से मारेंगे, बहुत स्ट्राइक करेंगे। उनको मैंने ये चीज़ करते हुए ऐसे 20 में भी देखा कि स्लॉक करे। वो उनकी टीम थी डर्बन सुपर जायंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे उन्होंने वैसे खेला। लेकिन इस पर्टिकुलर इनिंग्स में मुझे उनकी चीज़ दिखाई दी कि उन्होंने वी में बहुत अच्छा खेला। अब ये चीज़ जो मुझे लग रही है कि वो ये लग रही है कि उन्होंने काम किया इस चीज़ पे, वो बस एकदम वन मैच वंडर नहीं है शायद, क्योंकि स्ट्रेट बैटेड शॉट्स में उनको इतना प्यारा खेलते हुए इसके पहले नहीं देखा था। तो इस मैच में काफ़ी अच्छा उन्होंने वी में शॉट्स मारे, काफ़ी अच्छे शॉट्स ऑन द अप मारे। बाउंस इतना पाकिस्तान में नहीं मिलता है, तो आप स्ट्रेट बैटेड शॉट्स को, इवन थोड़ी सी पीछे की बॉल को भी आप ऐसे स्ट्रेट बैटेड वी में मार सकते हैं। तो वो एक चीज़ थी। ब्रेट्सकी जो कि बहुत ही एक थोड़ा सा ट्रबल में डालेंगे इनके सिलेक्टर्स को भी कि क्यों मुझे मिस करोगे आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में, ये क्वेश्चन रहेगा। तो ब्रेट्सकी ने 150 रन्स बनाए 148 बॉल्स में, बेहतरीन इनिंग्स खेली। मैट हेनरी ने उनको बॉलिंग की और ब्रेसवेल ने उनका कैच पकड़ा। टेम्बा बवूमा जो साथ में ओपन करने आए थे, बहुत लंबा स्टार्ट उनको नहीं मिला, 20 रन उन्होंने बनाए, 23 बॉल्स खेली उन्होंने और विलो रोक ने उनको आउट किया। अब विलो रोक की भी जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि विलो रोक के पास एक स्पेशल एबिलिटी की बात यह है कि जब भी आप विलो रोक को देखते हैं तो पहले तो लंबे कद के हैं, स्मार्ट से दिखने वाले बॉलर हैं, तो आपको दिखेगा कि हाँ इनके पास इतनी हाइट है, क्या वो उतना जस्टिस करेंगे बॉलिंग में। तो
तो बिल्कुल जस्टिस करते हैं उतनी अपनी बॉलिंग में, बहुत अच्छा बाउंस जनरेट करते हैं विकेट से, काफ़ी तेज़ आते हैं, 140 145 इजीली फेंक लेते हैं, 138 फेंक लेते हैं। तो ऐसे में आप ऐसे बॉलर को हमेशा बैंक करते हैं उन कंडीशंस में जहाँ पे कंडीशंस मरी हुई हो, जैसे कि पाकिस्तान में होती है, श्रीलंका में होती है, बांग्लादेश में होती है, दुबई में भी आपको थोड़ी कंडीशन स्लो मिल सकती हैं। तो ऐसे में विलो रोक ने जो जो इस विकेट की बात कर रहे हैं, बहुमा को जो आउट किया है, वो उन्होंने जो एक्स्ट्रा बाउंस वो जनरेट करते हैं उससे किया है। शायद कोई और बॉलर होता तो उसको बहुमा हैंडल कर लेते उस बॉल को, लेकिन वो बॉल क्योंकि राइज हुआ एकदम से, थोड़ा स्किड भी करता है विलो रोक का बॉल, लंबे हाइट के, तो उस तरीके से बहुमा को आउट किया। तो आप कह सकते हैं कि विलो रोक की क्लास उसमें दिखी उस डिसमिसल में। तो बहुमा की उतनी ज़्यादा गलती नहीं है जितना कि आप उनको कहेंगे। साथ में बहुमा के जो रन्स है, टीम चाहेगी कि कैप्टन उनके रन्स बनाएं, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में थोड़ा सा बहुमा का हाथ ढीला है। आप टेस्ट में उनकी बात करते हैं कि टेस्ट में कितने अच्छे प्लेयर वो हैं, T20 आईज में ऑलमोस्ट बाहर हैं वो स्क्वाड से, कैप्टनसी भी उनसे छीन ली गई। तो वनडेज में कम से कम उम्मीद करेगी टीम उनसे कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं तो आप अच्छे टच में जाइए, अच्छे फॉर्म में जाइए, ताकि कम से कम ओपनिंग जब आप अच्छी करते हैं तो उसके बाद हमेशा टीम के लिए जो सेट होता है, वहाँ से जो जो सेट होता है टोन, उसको आप एंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं इफ़ यू हैव बैटर्स लाइक एडन मार्क्रम, टॉनी डी जोर्जी, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर और मार्को यानसन, वियन मुल्डर। तो ऐसे जब आपके पास बैटर्स आगे हों जो कि अग्रेसिव इन स्टाइल हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल टोन सेट करें, थोड़ा टाइम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मैच में भी एक चीज़ है कि टाइम लिया बैटिंग में काफ़ी। अगर आप बात करें ब्रेट्सकी की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में जब 50 किया तो 67 बॉल्स में उनका 50 आया, जो कि उतना ज़्यादा ब्रेट्सकी को आप करते हुए नहीं देखते हैं। रीज़न बीइंग T20 आए प्लेयर ज़्यादा माने जाते हैं, वो T20s के प्लेयर ज़्यादा माने जाते हैं, और साउथ अफ्रीका में जो स्क्वाड जो पहला डेब्यू उनको मिला वो उनको मिला T20s में। तो ब्रेट्सकी जो कि एक नाम है T20s में ज़्यादा, उन्होंने इस मैच को खेला, स्लो खेला, समझदारी से बैटिंग की, तो वो चीज़ दिखाई दी। साथ ही में उनको दिखे हमको जेसन स्मिथ, जिनका भी शायद ही पहला मैच होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, पहला मैच होना चाहिए क्योंकि मैंने इससे पहले उनको नहीं देखा। तो जेसन स्मिथ के साथ में भी दिखे, तो जेसन स्मिथ ने भी शुरुआत काफ़ी धीमी की, शायद 20 बॉल पे 5 या 6 रन उनके थे। जब आउट हुए तब 80 के स्ट्राइक रेट से आउट हुए वो। तो जेसन स्मिथ ने भी टाइम लिया, ब्रेट्सकी ने भी टाइम लिया, 148 बॉल से 150 रन बनाए, वरना यूजुअली आप देखें तो ऐसा आपको खेलते हुए कम दिखते हैं वो। तो टाइम लिया साउथ अफ्रीका की बैटिंग ने। अच्छा साइन ये इसलिए है क्योंकि जब आप इफ़ यू हैव प्लेयर्स लाइक जो कि मतलब ब्रेट्सकी जो कि अग्रेसिव ही खेलते हैं, अगर वो गेम को समझते हैं, अगर वो समझते हैं कि फॉर्मेट चेंज हो रहा है, अगर वो समझते हैं कि कंडीशन सही नहीं है, शायद सूटेबल नहीं है बैटिंग के लिए, तो कभी भी अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं जो कि बैटिंग के लिए सूटेबल ना रहे या कोलैप्स आ जाए, तो ऐसे में क्या करना है अगर वो करके दिखाते हैं तो शायद टीम में जगह अपनी बनाते रहेंगे हमेशा। तो ब्रेट्सकी जैसा प्लेयर अगर ये चीज़ कर रहा है तो उसका मतलब यही है कि वो लंबे क्रिकेट के लिए बने हैं, लंबे फॉर्मेट्स के लिए बने हैं, एंड ही इज़ हियर टू स्टे। वो एक फील आपको देंगे, साउथ अफ्रीकन सेलेक्टर्स को वो फील देंगे, तो बताएंगे ज़रूर। उसके बाद काइल वेरेना आए बैटिंग करने, अब वेरेना के साथ में ख़राब शॉट आ गया उनका, माइकल ब्रेसवेल बिल्कुल लाइन लेंथ अपनी बना के रखे हुए थे इस मैच में, तो उनको शायद आउट ऑफ द ब्लू एकदम से रिवर्स स्वीप शॉट उन्होंने मारा, जस्टिफाइड नहीं था। 4th बॉल आप खेल रहे हैं इनिंग्स में, आपके 1 रन बना है अभी तक, शायद ज़रूरी नहीं था उस टाइम पे वो शॉट, आपको हर बार फैंसी नहीं खेलना है, नंबर 4 पे आप खेल रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, उन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया एक तरीके से। उसके बाद वियन मुल्डर आते हैं, वियन मुल्डर का जो रोल था इस मैच में वो था 5th नंबर पे वो आए, उनका था कि थोड़ा टाइम ले लें आप शुरुआत में, उसके बाद आप एंड तक जितना खेलेंगे उतना टीम के लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश की वियन मुल्डर ने, 64 रन बनाए 60 बॉल्स में, टाइम भी लिया शुरुआत में, तो उन्होंने एंड तक तब भी अच्छा फिनिश किया। उसके बाद जो बैटिंग थी वो काफ़ी शॉर्ट दिखी, क्योंकि जो उनके सीनियर्स है वो इस स्क्वाड में नहीं है, स्क्वाड में इस मैच में भी नहीं थे, स्क्वाड में भी नहीं है। तो ऐसे में नंबर 5 पे वियन मुल्डर आए, ईथन बॉश जो थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं नंबर 6 पे हैं। उसके बाद मुत्तुस्वामी, पोंगवाना, ये जो ऐसे प्लेयर्स हैं उन पे आप बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि मुत्तुस्वामी नंबर 7 के प्लेयर नहीं है, क्योंकि नंबर 7 पे वो आए हैं, तो नंबर 7 के प्लेयर नहीं है। तो जिम्मेदारी थी कि टाइम ले भी, क्योंकि आपकी टेल एक्सपोज होगी जल्दी। तो वियन मुल्डर ने अच्छी इनिंग्स खेली, हम उस चीज़ को बिल्कुल मान सकते हैं। साथ ही में मैट हेनरी जो कि हमेशा विकेट्स लेते हैं, उन्होंने इस मैच में भी 2 विकेट्स लिए। विलो रोक की बात करेंगे कि थोड़े से इकोनॉमिकल और हो सकते थे क्या, क्योंकि 72 रन उन्होंने खाए हैं अगेंस्ट अ वेरी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उनको भी इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि आप शुरुआत में अगर विकेट ले लें 1-2 तो आपको उसको कैपिटलाइज भी करना है, आपको इकोनॉमिकल रहना पड़ेगा आने वाले टूर्नामेंट में। और साथ ही में बात करें बेन सीयर्स की, तो बेन सीयर्स ये मैच खेलें, बेन सीयर्स आई डोंट थिंक कि वो खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस अपने, इस मैच में खेलें। तो 6.5 का इकनॉमी रहा है, 3rd बॉलर के हिसाब से ठीक है वो। मिचेल सेंटनर भी 62 रन उन्होंने खाए हैं, जो कि आमतौर पर सेंटनर इतने रन नहीं खाते हैं, इस मैच में उनको पड़े हैं।
पर ठीक है, चल सकता है, 1-2 मैचेस में ये सब चीज़ होती है। माइकल ब्रेसवेल ने खासा अच्छा स्पेल डाला, पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी। 10 ओवर से 43 रन उन्होंने यहाँ दिए, पिछले मैच में 41 रन दिए थे। विकेट लिया था बाबर आजम का भी वहाँ पे उन्होंने। और माइकल ब्रेसवेल अच्छे बॉलर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने ये चीज़ फिर से आज के मैच में दिखाई है। तो एक विकेट भी लिया और काफ़ी अच्छा उन्होंने एक टीम के लिए टोन सेट किया। अगर आप इकोनॉमिकल रहते हैं ओडीआईज में तो ज़रूरी है, मतलब हर फॉर्मेट में इकोनॉमिकल होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल वो कहानी यहाँ भी थी। साथ ही में जो ब्रेसवेल का रोल है, हम ये मान सकते हैं कि प्लेइंग 11 की परमानेंट पार्ट है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और शायद फर्स्ट चॉइस 11 के पार्ट होंगे वो। तो नंबर 7 में आप उनको बैटिंग करते हुए देखेंगे और नंबर 4 या 5 पे बॉलिंग करने वो आएंगे ही आएंगे। तो जो उनकी स्पिन है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रखते हैं, वो रन्स नहीं खाते उतना। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लाइट नहीं करते ब्रेसवेल। आप यूजुअली जब भी फिंगर स्पिनर्स को देखते हैं तो फिंगर स्पिनर्स की जो सक्सेस उनको मिलती है वो मिलती है पेस वेरिएशन में या बहुत ज़्यादा लूपी बॉल्स डालने में, जहाँ पे जो विकेट का पेस है उसको जनरेट करने के लिए उनको थोड़ा सा पेस देना पड़ता है ताकि बॉल घूमे, पिच पे पड़े और टर्न हो। तो ब्रेसवेल जो है वो यूजुअली उतनी लूपी बॉल्स नहीं फेंकते हैं और थोड़ा सा अपनी लाइन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रखते हैं कि ज़्यादा रूम भी नहीं देना है उनको। तो वो सब चीज़ ब्रेसवेल ने अच्छी की इस मैच में भी। तो बिल्कुल एक काफ़ी अच्छा साइन है न्यूजीलैंड के लिए भी कि उनको ऑलराउंडर स्पॉट भी मिला है और फिनिशिंग में उनको थोड़ी सी डेप्थ मिल रही है। नंबर 7-8 पे बैटिंग, सैंटन अगर नंबर 8 पे आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपके पास बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप है, तो अच्छे साइंस हैं। मैट हेनरी नंबर 9 पे आके वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। तो चलिए 308 रन बनाई साउथ अफ्रीकन टीम। 304 पे 6 उन्होंने बनाए। और जब उसके बाद बैटिंग करने न्यूजीलैंड आई तो ओपन करने आए हैं विल यंग और डेवॉन कॉनवे। तो विल यंग इस मैच में थोड़ा सा अनलकी रहे, आउट हुए। अच्छा स्टार्ट मिला टीम को, छोटा सा स्टार्ट ही था, लेकिन पार्टनरशिप हुई थोड़ी सी, 50 रन की पार्टनरशिप हुई इस मैच में उनकी। तो 9.5 ओवर्स के बाद विल यंग आउट हुए और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अनलकी रहे, क्योंकि एक शॉर्ट बॉल थी जिसको पनिश करना ही था उनको और शॉर्ट फाइन लेग के हाथ में उन्होंने कैच दे दिया। कैच पकड़ने वाले थे पोंगाना, बोल्ट, ईथन बॉश। तो आप उम्मीद कर सकते थे कि विल यंग शायद खेलते और अच्छे टच में दिख रहे थे। टाइम भी लिया अपना, 31 बॉल्स खेले वो, और इतने के बाद यूजुअली रन्स बनाता ही है कोई भी बैट्समैन। तो वो एक अनलकी डिसमिसल आ गया। उसके बाद हुई मैच विनिंग पार्टनरशिप 200 रन से ऊपर की, वो हुई डेवॉन कॉनवे और केन विलियमसन की। डेवॉन कॉनवे इस मैच में वापस से आपको दिखे हैं, केन विलियमसन इस मैच में अपने पुराने टच में दिखे हैं। 117 का स्ट्राइक रेट उन्होंने दिखाया है। तो दिखाया केन विलियमसन ने कि क्यों बिग नेम है क्रिकेट में और कैसे गेम को चलाना जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि विकेट गिरा है उसके बाद पता था कि 308 305 चेस करना है उनको, तो ऐसे में फिनिश भी उन्होंने बहुत स्टाइलिश फोर से किया। तो ऐसे में केन विलियमसन और डेवॉन कॉनवे दोनों खड़े हुए, दोनों स्पिन अच्छा खेलते हैं और दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, फेयरली इनफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में दोनों खड़े हुए, पार्टनरशिप हुई कितने की पार्टनरशिप हुई, 187 की पार्टनरशिप हुई। आई वाज रॉन्ग, 200 की नहीं, 187 की हुई। तो ऐसे में ये चीज़ है। उसके बाद डेवॉन कॉनवे 97 रन पे आउट हुए। वो भी अनलकी रहे, कट शॉट मारा और मुतुसामी के हाथ में कैच दे दिया। अच्छा कैच पकड़ा, जूनियर डाला ने आउट किया। ये भी थोड़े सीनियर बॉलर हैं, काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं, इन एंड आउट रहे हैं स्क्वाड से। तो डेवॉन कॉनवे थोड़े से गटेड होंगे शायद कि कैसे 97 रन पे थे और वो बॉल थोड़ी सी इधर होती तो चौका हो जाता, उनका 100 हो जाता। बहुत टाइम बाद टीम में आए, वापसी भी कर रहे थे, कमबैक कर रहे थे। सचिन रविंद्रा इंजर्ड हुए तो इस टीम में खेलने का मौका मिला अभी। तो अब मुझे लगता है कि इनके 11 क्या होगा, सीरियस डाउट्स तो होंगे। उसके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे अभी। तो फिर केन विलियमसन की 33 रन की इनिंग्स आई। जितनी तारीफ करें इस प्लेयर की उतनी कम है। पिछले मैच में लोगों ने बहुत इनको बोला कि स्लो खेले, स्ट्राइक रेट 65 का क्यों था, लेकिन इस मैच में बताया कि मेरा क्लास क्या है। और 133 रन उन्होंने बनाए 113 बॉल्स पे, वो बताता है कि कैसे रेडी हैं वो और कैसे मैच विनर जो उनके अंदर है वो कहीं गया नहीं है, वो स्टिल उनके अंदर है। और बिल्कुल मैचेस को फिनिश भी कर सकते हैं, मैचेस को चला भी सकते हैं, एंकर भी कर सकते हैं, तेज़ भी खेल सकते हैं। और इस मैच पे उन्होंने भी अपने शॉट्स नहीं रोके, जैसे डेरिल मिचेल ने पिछले मैच में नहीं रोके थे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इस मैच में विलियमसन ने अपने शॉट्स नहीं रोके। जितने भी बॉल्स उनको मिली पनिश करने के लिए आगे बढ़े, शॉट्स मारे, स्पिनर्स को आगे सामने की तरफ शॉट्स मारे, कवर्स के थ्रू शॉट्स मारे। तो जो विलियमसन सबसे अच्छा करते हैं उन्होंने किया। तो विलियमसन बिल्कुल एक देखना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा खेलते हैं। जब वो पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे, 2 भी मैचेस खेलेंगे, सबसे एबल बैटर इस टीम के वही हैं और सबसे क्वालिफाइड, सबसे क्लासी बैट्समैन वही हैं इस टीम के। तो बिल्कुल बैंक करेगी टीम उन पे कि अब फॉर्मर कैप्टन, आपके पास जिम्मेदारी नहीं है कैप्टनसी की, तो आपको रन्स बनाने हैं। तो उन्होंने इस मैच में खासा करके दिखाया, 120 के अराउंड ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट आ गया उनका। डेरिल मिचेल इस मैच में आउट हुए जल्दी और उसके बाद टॉम लेथम तो पहली बॉल पे इस मैच में आउट हुए हैं। पिछले मैच में दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे आउट हुए थे शायद। तो टॉम लेथम का क्या करना है, न्यूजीलैंड को सोचना पड़ेगा कि रन्स बना लीजिए आप, क्योंकि कीपिंग तो कॉनवे भी कर लेंगे और कीपिंग तो ग्लेन फिलिप्स भी कर लेंगे, पर बॉलिंग तो ग्लेन फिलिप्स की ज़रूरत है उनको, लेकिन कॉनवे कीपिंग कर लेंगे।
और अगर ऐसा है कि आपको नहीं खिलाना है तो उनके पास एवर बैकअप्स हैं। विल यंग नीचे बैटिंग कर सकते हैं नंबर 4 पे, नंबर 5 पे आप कॉनवे रविंद्र के साथ ओपन कर सकते हैं। इवन रविंद्र भी नीचे बैटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखना पड़ेगा कि टॉम लेथम के साथ में क्या होता है। ऑर्डिनरी शॉट मार के आउट हो गए, कोई विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, कुछ बॉलर का बहुत खास रोल नहीं था उस विकेट में। टॉम लेथम का ही रोल था कि लाइन पिक नहीं कर पाए और आउट हुए उस चीज़ पे जो कि सबसे अच्छा करते हैं, स्वीप शॉट पे। तो टॉम लेथम का बिल्कुल एक कंसर्न रहेगा इस टीम के लिए। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आए और मैच को फिनिश करवा के गए विलियमसन के साथ में खड़े होके। तो काफ़ी उभरता हुआ एक अच्छा साइन दिख रहा है न्यूजीलैंड की टीम को कि फिलिप्स मैच फिनिश कर सकते हैं नंबर 6 पे आके। तो बहुत अच्छे साइंस होंगे। ग्लेन फिलिप्स फंसते हैं अगेंस्ट मिस्ट्री स्पिन। अगर अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती आए या अगर अगेंस्ट कुलदीप यादव आते हैं या इवन अगर इमरान ताहिर खेल रहे होते, तबरेज शम्सी खेल रहे होते, तो शायद थोड़े से फंसते उनके आगे। इस टाइप के बैटर हैं वो, बहुत क्वालिटी पेस उनके आगे आ जाए तो वहाँ भी फंसते हैं वो। तो इन सब जो वीकनेसेस हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे फिनिश करते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, वो एक बात रहेगी देखने वाली बिल्कुल। और फिलिप्स जो कि एक बहुत पोस्टर बॉय टाइप के हैं कि जिस भी जगह होते हैं फील्डिंग में आपको हीरोइक्स दिखते हैं, बैटिंग में होते हैं आपको छक्के चौके दिखते हैं, तो आप याद रखते हैं ऐसे प्लेयर्स हैं। तो ग्लेन फिलिप्स को भी देखना होगा कि ऐसे ही फिनिश करते रहे न्यूजीलैंड के लिए। और बॉलिंग एक बार देखते हैं। तो साउथ अफ्रीका टीम जो कि एकदम यंग लाइनअप के साथ में गई थी इस मैच में, उनके न्यू बॉल बॉलर्स ही ईथन बॉश और लुंगी एनगीडी थे। लुंगी एनगीडी देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो पिक हुए हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है इंजरी रिप्लेसमेंट आए हैं शायद। देखना होगा कि वो हुए हैं कि नहीं हुए। तो वो एक चीज़ है। 7 ओवर 54 रन उन्होंने दिए हैं। तो बिल्कुल कोई मेन बॉलर नहीं था एनगीडी में। वीएन मुल्डर है जो कि जो पूरा ऐसे 20 ओवर में खेला है उसमें बॉलिंग ज़्यादा नहीं की उन्होंने। तो जूनियर डाला भी थे। तो बहुत ही एकदम तबरेज शम्सी एक रिकग्नाइज नेम है इस पूरे बॉलिंग लाइनअप में। लुंगी एनगीडी भी हैं लेकिन बहुत टाइम से वो भी इस टीम में नहीं थे। तो एकदम से बहुत ही यंग लाइनअप के साथ में गए हैं, समझ नहीं आया क्यों। ठीक है, तो ईजी था न्यूजीलैंड के लिए फिर थोड़ा कंपेरेटिवली इस मैच को चलाना, जीतना, वो एक चीज़ है। हाँ, साथ में विलियम्सन की सबसे बड़ी बात इस मैच में ये थी कि जितना ही इन्होंने टाइम पिछले मैच में लिया वो सब कुछ दिखा कि चलो ठीक है कि मैंने पिछले मैच में टाइम लिया है तो इस मैच में मुझे अब रन्स बनाने हैं। उन्होंने बना के रन्स दिखाए। साथ ही में ये भी था कि रचिन रविंद्रा जो है इंजर्ड हुए पिछले मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान। मैच था 8 फरवरी को। बॉल सीधे उनकी आंख पे आके पड़ी, आंख और सिर के यहाँ पर। तो उनको यहाँ पे कट्स भी लगे, स्टिचेस भी लगे होंगे। तो ऐसे में रचिन रविंद्रा कब फिट होते हैं, क्या होता है, देखना होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेम है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। तो बिल्कुल बैंक करेगी न्यूजीलैंड की टीम कि आप बिल्कुल आइए, आप खेलिए मैच, क्योंकि ज़रूरी है। आप फ्लैम्बॉयंट प्लेयर हैं, स्टाइलिश प्लेयर हैं और आप आने वाले टाइम में शायद लीड करें बैटिंग चार्ट्स को। वो एक चीज़ है, देखना पड़ेगा। तो विलियमसन भी अब फॉर्म में आ चुके हैं। रविंद्रा तो आ जाएंगे मुझे लगता है एशियन कंडीशन में फॉर्म में। कॉनवे फॉर्म में है। मिचेल ने भी पिछले मैच में अच्छे रन बनाए, फॉर्म में है। फिलिप्स फॉर्म में है। ब्रेसवेल ने भी ठीक इनिंग्स खेली है छोटी मोटी, वो भी फॉर्म में कह सकते हैं। सेंटनर थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेंगे जब जरूरत आएगी, हम मान सकते हैं। तो न्यूजीलैंड ऑल इन ऑल एक अच्छा बैटिंग लाइनअप बन के दिख रहा है। 5-6 बैटर्स इन फॉर्म है। तो बिल्कुल टीम खुद को फोर्स करेगी कि हमको जीतना ही है। बहुत टाइम से हमारा ट्रॉफी ड्राउट है। और 22 का जो WTC था उसमें इन्होंने जीत दर्ज की थी। 21 में 2021 के WTC साइकिल में इन्होंने विन दर्ज की थी। तो बिल्कुल चाहेगी न्यूजीलैंड की टीम की बहुत टाइम से जो ड्राउट है इनका उसको ख़त्म करें, जीतें और बताएं कि देखो हम भी मैच विनिंग टीम है। लोग इनको रेट नहीं करते उतना, लोग अंडररेटेड ही मानते हैं कि कुछ कर दें तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टीम है ये मुझे ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस कंडीशंस इन पाकिस्तान एंड दुबई, मुझे ज़्यादा बेटर सूटेड लग रही है टू विन देन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इवन। साउथ अफ्रीका भी जब सीनियर्स आएंगे उनके तो बेटर टीम लगेगी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को आप बिल्कुल मान के चलिए कि ये टीम इज़ हियर टू विन। वो कुछ भी करेंगे जीतने के लिए। तो ऐसे ऐसी टीम्स को देखने में मज़ा आता है क्रिकेट में, और शायद क्रिकेट फैंस इसी का वेट करते हैं। तो मज़ा आएगा इनको देखने में। और भी चीज़ें हैं कि इस मैच में शायद जीतती न्यूजीलैंड अगर साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड अगर हार भी सकती थी अगर साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर्स हैं वो होते हैं। मार्करम को मिस किया, और किसको मिस किया, मार्करम को मिस किया, टोनी डी जॉर्जी को मिस किया, रायन रिकल्टन को मिस किया, क्लासन को मिस किया, मिलर को मिस किया, मार्को येंसेल को मिस किया, रबाडा को मिस किया, केशव महाराज इस मैच में नहीं थे। तो जब 8-9 प्लेयर्स आपके मेन जो हैं, जो मेन लाइनअप में होते हैं, वो इस मैच में नहीं हैं, तो कैसे आप जीत सकते हैं। वो भी सीरियस डाउट्स तो उस चीज़ में हमेशा ही होते हैं। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ से परे है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब 2 मैचेस आपके बाकी हैं और 2-3 मैचेस आपके बाकी हैं, तो आपके मेन प्लेयर्स कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर वो अच्छा एक बैटिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस लेके जाएंगे, मैच प्रैक्टिस लेके जाएंगे, तो शायद ये चीज़ ज़्यादा काम की ही होगी आपके लिए।
आप फर्स्ट मैच से सेटल लगेंगे कि ठीक है हम इस जगह पर ही खेल के आए हैं, इस 11 के साथ में खेल के आए हैं, तो हम इसके साथ आगे जाएंगे। प्लेयर्स को रोल डिफाइंड होते हैं, प्लेयर्स को पता होता है, कंडीशन से थोड़ा सा असेसमेंट करके रखे होते हैं। साथ ही में एक चीज़ ये भी है कि अगर कुछ होता है तो क्योंकि वो कुछ टाइम से फॉर्म में है या कुछ टाइम से देखा हुआ है कंडीशंस को, तो वो बेटर अडेप्ट कर पाते हैं। तो वो सब चीज़ मिसिंग है। पता नहीं क्यों साउथ अफ्रीका चोक करने के इरादे से क्या इस टूर्नामेंट में आई है, पता नहीं। चोक हमेशा करते हैं, रिसेंटली 2024 के T20 वर्ल्ड कप में चोक किया, WTC में फाइनल में क्वालिफाई किया है। काफ़ी अच्छे अच्छे साइंस हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए, उस फॉर्मेट में जहाँ पे सबसे कम सूटेड उनको माना जाता था वैसे भी। तो वो एक चीज़ है। ऐसे में ज़रूरी है कि वो इस मैच में कम से कम आने वाले मैचेस में कोशिश करें कि जितना ज़्यादा सीनियर्स को खिला पाएँ खिलाएँ, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी हो पाएँ, ताकि वो जो ग्रुप ऑफ डेथ है आपको फेस करना है, वहाँ पे चैलेंजेस जो हों वो आप अपने साइड से कम बढ़ाएँ ना। जो टीम्स लेके आ रही हैं चैलेंजेस, उनको कम से कम काउंटर करना सीखें आप। तो वो एक चीज़ है। साथ ही में पाकिस्तान की जो लोअर फ्लैट कंडीशंस हैं, उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इन कंडीशंस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में। और क्योंकि लो होती है तो आपको बॉलर्स जो हैं, हारिस राउफ जैसे बॉलर्स हैं जो तेज़ होते हैं, यूजुअली टाइम लेंथ में थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, तो वो भी रन्स खाते हुए दिखते हैं आपको। या फिर कह लें कि जो बहुत इफेक्टिव बॉलर्स होते हैं इन ऑस्ट्रेलिया, इन साउथ अफ्रीका, या मे बी इन इंग्लैंड, जहाँ बाउंसी कंडीशंस भी होती है कहीं पे भी कभी-कभी, तो वहाँ पे जो बॉलर्स कामयाब होते हैं, अक्सर हम उनको देखेंगे कि यहाँ पे उनको रन्स पड़ सकते हैं। क्योंकि जो बॉल है वो उतना ज़्यादा बाउंस ना करे, उतना स्किड ना करे, वो रिलेटिवली ईज़ी रहे फॉर द बैट्समैन कि वो ईज़िली रन्स बना पाए, थोड़ा स्ट्राइक कर पाए। रन्स यहाँ ज़्यादा बनते हुए हमको दिखेंगे। पर एक जो डिफरेंट चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा वो यही है कि यहाँ पे देखने में कभी व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता पाकिस्तान में। क्योंकि फ्लड लाइट्स का इशू कह लें या आप ओवरऑल एनवायरनमेंट का इशू कह लें, पता नहीं, देखने में कभी मज़ा नहीं आता बहुत ज़्यादा मैचेस को। आप बहुत ज़्यादा स्किल्स को ही देख सकते हैं कि चलिए ठीक है हम बैटर्स और बॉलर्स को ही देखेंगे, हम नहीं देखेंगे कि स्टेडियम कैसा है, ग्राउंड कैसा है। और शायद इसी इन खराब कंडीशंस की वजह से, लाइट की कह लें, स्टेडियम की कह लें, शायद इसी वजह से सचिन रविंद्रा भी इंजर्ड हुए, जो कि बहुत सीरियस इंजरी लगी मुझे। क्योंकि अगर आप सीधे आपके आँख में आके पड़ जाए तो यू नेवर नो, बहुत सीरियस भी हो सकती है इंजरीज़। तो ये एक सीरियस कंसर्न रहेगा कि पाकिस्तान आपको चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना है, ICC टूर्नामेंट होस्ट करना है। आपने बहुत बड़ी बातें की थी कि हमको होस्ट करना है, इंडिया भी आएगा, खेलेगा, पर क्या आपके पास फैसिलिटीज़ वैसी हैं? वो एक सीरियस क्वेश्चन है। सीरियस क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि एक ICC टूर्नामेंट आप ऐसी रैंडम जगह पे नहीं कर सकते हैं। अभी तक भी मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन वो चीज़ हमेशा थी वहाँ पे। नया नया काम भी काफ़ी हुआ है, रिफर्बिश किया है पूरे स्टेडियम्स को, तो ऐसे में तो काम होना चाहिए था ना उस चीज़ पे, नहीं हुआ है तो सीरियस इश्यूज़ हैं। तो देखते हैं बाकी चीज़ें कैसे क्या दिखती है चैंपियंस ट्रॉफी में हमको। लेट्स होप इंजरीज़ और ना हो, आउटफील्ड सही हो, फ्लड लाइट्स का काम किया जाए, ठीक रहे तो अच्छा है। इसके बाद मैचेस जो 2 होंगे वो कराची में होंगे, तो वो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फर्ग्यूसन जो है, लॉकी फर्ग्यूसन IL T20 में इंजर्ड हुए वो, और उसके बाद से ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे चांसेस हैं कि वो शायद आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ना दिखें। तो एक जो सीनियरिटी का बेसिस था न्यूजीलैंड के पास, एक सबसे सीनियर बॉलर था उनका लॉकी फर्ग्यूसन, वो हो सकता है कि आपको बाहर जाता हुआ दिख जाए इस टूर्नामेंट से। वो एक सीरियस कह सकते हैं कि उनकी जीत में हिंड्रेंस आए इस टूर्नामेंट की। लेट्स होप लॉकी फर्ग्यूसन फिट रहे, न्यूजीलैंड के लिए खेलें, अवेलेबल हो जाए। और एक और जो बड़ी चीज़ साउथ अफ्रीका के लिए आई है वो यही है कि कॉर्बिन बॉश को रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है फॉर नोकिया। कोजिया को अनाउंस किया था शायद, लेकिन कोजिया भी इंजर्ड थे, तो कॉर्बिन बॉश को अनाउंस किया है। एक्साइटिंग यंग टैलेंट है, एक्साइटिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग ठीक की उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान इन टेस्ट सीरीज़, बैटिंग भी कर सकते हैं। हमने उनको देखा तो उनकी जो टेल है, आप नंबर 8 पे हो सकता है कॉर्बिन बॉश को आप बैटिंग करते हुए देख लें। तो ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्वाड्स बनते हुए दिख रहे हैं साउथ अफ्रीका। मुझे फिर से स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्पेशली विद बैटिंग डेप्थ जो कि उनके पास नहीं थी। कॉर्बिन बॉश के आने से शायद उसको बढ़ा सकते हैं वो। न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल भी ऐसी ईजी नहीं है बिल्कुल हराने के लिए, हार्ड नट टू क्रैक है। साथ ही में इंडिया को आप देख रहे हैं कैसे शेप कर रहे हैं, S11 S15, बिल्कुल अच्छी टीम दिख रही है, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है मुझे। साथ ही में इंग्लैंड की टीम है जो कि अच्छा कर सकती है, बैटिंग उनकी ऐसी है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला केस भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली ट्रबल्ड है, थोड़े से 3-4 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं उनके टूर्नामेंट के स्क्वाड से। तो चीज़ें यही है कि एक्सपीरियंस साइड है, लेकिन तो कम बैक कर सकती हैं। कुछ साइड्स हैं जो कि रेगुलर फेसेस रहे हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, वो अच्छा कर सकते हैं, हम उन पर बैंक कर सकते हैं। अफगानिस्तान, आप कभी उनको नहीं बोल सकते कि आप अच्छा नहीं कर सकते। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जितना ट्रबल दिया है रिसेंट टाइम्स में, बहुत कम टीम्स ने उनको ICC टूर्नामेंट्स में उतना ट्रबल दिया है। इंडिया ने खैर दिया है उनको रिसेंटली 1-2 इवेंट्स में। T20 की मैं मेनली बात कर रहा हूँ अभी, बाकी तो हमको गम ही मिला है और अभी तक उस गम से उबर नहीं पाए शायद हम लोग, तो वो एक चीज़ है। तो अफगानिस्तान बिल्कुल आप उनको कहना पड़ेगा कि वो भी सेमीफाइनल के कंटेंशन में है।
लोग उनको रेट नहीं कर रहे हैं, लोगों को क्रिकेटिंग सेंस नहीं है शायद, लोग उनको रेट नहीं कर रहे हैं। इन पाकिस्तान, इन दुबई, जहाँ पे अफ़गानी बहुत खेलते हैं, PSL खेलते हैं, IL T20 पे भी खेल रहे हैं और लीग्स काफ़ी खेलते हैं। तो ऐसे में जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा क्रिकेट खेला है पाकिस्तान में एशियन कंडीशंस में, आप उनको कैसे रेट नहीं करेंगे कि सेमीफाइनल स्पॉट इनका नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक स्पॉट उनका शायद हो जाए, ऑस्ट्रेलिया शायद ना क्वालिफाई कर पाए इस बार, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन भी है कि शायद ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इस बार, देखना होगा कि क्या होता है। पर अफगानिस्तान मैं मान रहा हूँ कि क्वालिफाई करेगा। तो चलिए बात करेंगे। और साथ ही में एक और चीज़ ये भी है कि 12 फ़ेब को मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। पाकिस्तान भी बहुत सारे अपने मसाइल को देखेगा कि कैसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं और कैसे उसको ओवरकम कर पाएंगे, ताकि आने वाले मैचेस में एक अच्छा फॉर्मिडेबल स्क्वाड बना के उतारे चैंपियंस ट्रॉफी में, और कोशिश करें कि टाई सीरीज़ का फाइनल खेलें अगेंस्ट न्यूजीलैंड। कोशिश रहेगी पाकिस्तान की। और साउथ अफ्रीका मैं होप करूँगा कि जितने सीनियर्स को खिला सकते हैं वो खिलाएं, अच्छा फाइट दें और प्रिपेयर रखें अपने लड़कों को कि चलिए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है, आप खेले हैं, अब आपको अच्छा करना है। तो कराची की भी जो कंडीशंस होती है, रन्स बनते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आवर्स हैं, वही चीज़ है। आई होप बेटर लाइट्स हो, इंजरी ना हो रचिन रविंद्र ऐसे जैसे उनको हो गई है, और अच्छा मैच देखने मिले, फाइटिंग मैच देखने मिले। और पाकिस्तान जो अपनी कमियाँ हैं उस पर काम करके आए, क्योंकि अच्छा एक्साइटिंग टीम बनना चाहिए, तभी मज़ा आएगा मैचेस में। और इंडियन टीम को भी मज़ा नहीं आएगा इजी टीम को हराने में, उनको मज़ा आएगा कि थोड़े फाइट मिले। उसके बाद हम देखें विराट कोहली के हीरोइक्स आए, रोहित शर्मा के हीरोइक्स आए, हार्दिक पांड्या के आए, और टीम अपने स्ट्रेंथ पे जीते, ना कि दूसरे की वीकनेस में। तो बिल्कुल कोशिश रहेगी। उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड का थर्ड ODI भी है, उसको प्रीव्यू वीडियो भी मुझे बनाना है। तो आई होप कि मैं कोशिश करूँ और उसको बनाऊँ जल्दी और आपके सामने उसको पोस्ट करूँ, आपको दिखाऊँ वीडियो। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था पूरा समरी इस मैच का। मैन ऑफ द मैच इस मैच के रहे होंगे, जहाँ तक देखा नहीं मैंने, पर केन विलियमसन रहे होंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। और एक और चीज़ ये भी है कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। मैं वीडियोस लगातार लाते रहूँगा आपके लिए। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को मेरी बातें सही लग रही हैं, अगर आप लोग को मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं कि ये काम कर रहा है। अगर आपको कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए तो आप मैं नीचे टैग भी कर दूंगा अपनी आईडी को, इंस्टाग्राम आईडी को, और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन ही है। तो आप उसे बिल्कुल मुझे बताइए कि क्या चीज़ें हैं जो कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या आप ज़रा देखना चाहेंगे। वैसे तो मेरे प्लान्स में आने वाले टाइम में लाइव आना भी है, जिसमें हम लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। आप भी आपकी चीज़ें बता सकते हैं, मैं उस पर अपनी बात रख सकता हूँ। तो क्रिकेट जो है मुझे भी पता है कि कितना ज़्यादा हमको देखना पसंद है, और शायद उतना ही बातें करना भी उसके बारे में पसंद है, और कैसे हम अपने स्टार्स के बारे में सुन नहीं सकते, और कैसे हम घंटों घंटों बातें कर सकते हैं। इस चीज़ से मैं बहुत भली भांति वाकिफ़ हूँ, और इसलिए मुझे चाहिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।